Okay, now very good morning to all of you, and we are here in 12th history. और जहाँ से अपन ने कल छोड़ दिया था अपन उसके आगे से ही उसको स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो थर्ड पैराग्राफ है यहीं से स्टार्ट करना है अपने को. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली और नॉट? Yes, we have to start from here only. So, archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages. बेटा प्रीवी फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. द टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, द थर्ड पैराग्राफ. आपको मार्क कर लेना चाहिए था जहाँ पे भी अपन छोड़ते हैं उसके आगे से कहाँ से कराना है आप उसी समय बुक में से मार्क कर लीजिएगा, कर लिया करिएगा. That is on page number 10 and page number 11, second paragraph. Got it? Again I am repeating the paragraph. Archaeologist experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Okay, I will read it. Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the fine form of grinding, polishing and drilling completed the process. Specialized drills have been found at Chanudado, Lothal and more recently at Dholavira. ओके, इसके आगे से कराना है. नाउ सेंटर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ. अच्छा ये पूरा हो गया था कि ये टॉपिक? अच्छा हाँ मैंने मार्क कर रखा, सॉरी. हाँ. Now identifying centers of production, we have to start from identifying centers of production. यहीं से शुरू करना है ना? So we start with the identifying centers of production. अब identifying centers of production तो means यही है कि अपने को मैप दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू आइडेंटिफाई और लोकेट और लेबल द प्लेसेस. तो कोई मेन प्लेसेस तो अपन ने पढ़ लिए हैं, जैसे नागेश्वर पढ़ लिया, चानूदड़ो पढ़ लिया, लोथल, बालाकोट, ये तो अपन ने देख लिया. और भी अगर कोई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो वो भी अगर अपन इस नेक्स्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. अब सबसे पहली बात, ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था ये किस जगह होता था? ये हिस्टोरियंस को भी ये पता करना होता था कि ये सेंटर कौन कौन से थे, कौन कौन से केंद्र थे जहाँ पे आर्ट का उत्पादन होता था, आर्ट का प्रोडक्शन होता था. आर्ट का मतलब आप समझ चुके हैं, जैसे शिल्प कृतियाँ होती थी, जो भी वो मिट्टी के खिलौने या जो भी बर्तन या जो भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं. In order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following. अब सेंटर्स को कि कौन सी जगह आर्ट का प्रोडक्शन होता था सबसे ज़्यादा या कौन सा केंद्र था आर्ट का, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कैसे पता चलता है कि उनको यहाँ पे
कि ये जगह आज से हज़ारों साल पहले आर्ट का प्रोडक्शन करती थी या किसी और मटेरियल का प्रोडक्शन करती थी। यहाँ पे अपन आर्ट का प्रोडक्शन देख रहे हैं। सो फर्स्ट रॉ मटेरियल सच एज stone nodules, whole shells, copper ore, tools, unfinished objects, rejects and waste material. In fact, waste is one of the best indicator of craft work. For instance, if shell or stone is cut to make objects, then pieces of these materials will be discarded as waste at the place of production. तो इट इज़ वेरी सिंपल कि कैसे पता लगाया जा सकता है। देखिए, जैसा कि कच्चा माल रॉ मटेरियल जो होता है, यहाँ तक कि कूड़ा करकट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है कि कौन सी जगह प्रोडक्शन होता था। क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन भी क्या करते हैं, अगर अपन कोई आर्ट बनाते हैं तो आर्ट बना करके जब उसको, फॉर एग्जांपल आपने पेपर पे कोई आर्ट बनाई या कोई फिगर बनाया, अब आपको उसको काटना है। आपने फिगर बना करके उसको कैंची से काटा और जो वेस्ट मटेरियल था उसको वहीं छोड़ दिया या डस्टबिन में डाल दिया, तो वो आपके क्या है, आपका जो एरिया है, आपने डस्टबिन से उसको बाहर डाल दिया, वो आपके एरिया के अंदर ही रहेगा, यानी कि अजमेर एरिया के अंदर ही रहेगा। अब ऐसे ही क्या करते हैं, उस समय जब जैसे स्टोन्स के ऊपर क्राफ्ट होती थी या शेल्स के ऊपर क्राफ्ट होती थी, वो उसको काटते थे या स्टोन को भी काटते थे और फिर क्या करते थे, जो वेस्ट मटेरियल होता था वो उसको उसी जगह पे छोड़ देते। तो वो जो वेस्ट मटेरियल, उस क्राफ्ट का जो बचा कुचा जो वेस्ट मटेरियल है या जो कूड़ा करकट है, जो जिस जगह पे बहुत ज़्यादा जगह पे मिला है, उसको क्या माना गया कि यहाँ पे ये जगह क्या है, सेंटर ऑफ आर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ही चीज़ें बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका जो वेस्ट है वो वहीं पे ही मिला। समझ में आया? गॉट इट? गॉट इट? ओके। Sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as मोहनजोदारो and हड़प्पा। और कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुओं में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब जैसे एक बड़ा पत्थर लिया, उससे काट करके एक बड़ी सी मूर्ति बना ली। अब उसका जो छोटा वेस्ट था, अब जो वेस्ट बचा उसका, उसमें भी इतना बड़ा पत्थर बचा होगा, तो उस पत्थर में से भी क्या छोटी छोटी आकृतियाँ बना ली हैं, छोटी छोटी जो भी आर्ट बनाना था उनको वो बना लिया। तो उसमें से भी जो उस पत्थर का जो वेस्ट था, उस वेस्ट में से भी कुछ चीज़ बना करके वो लोग निकाल लिए जाते थे, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता, पर जो कि बहुत छोटे थे, जिनसे फिर कुछ भी नहीं बन सकता था, उनको जिस जगह पे वो ये काम करते थे उसी जगह पे उसको क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। ये टुकड़े इस ओर इंडिकेट करते हैं कि छोटे और इम्पोर्टेंट जो सेंटर्स थे, उसके अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प का उत्पादन कार्य किया जाता था। इट मीन्स कि छोटे शहरों में जो सेंटर्स थे वो तो थे ही, बट जो बड़े शहर हैं उनमें भी किसी जगह पे प्रोडक्शन का काम किया जाता था, यानी कि जो इनका आर्ट प्रोडक्शन का काम था वो किया जाता था। छोटे शहर तो जहाँ पे ये सारे काम होता था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में होता था, वो तो खैर वो तो छोटे शहर सेंटर्स थे ही, केंद्र थे ही, बट बड़े शहरों में भी किसी जगह पे लोग आर्ट प्रोडक्शन का काम किया करते थे। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो गया आपको? ओके, प्लीज रिपीट सेकेंड पैराग्राफ. ओके, आई विल रिपीट फॉर यू. बाकी जिनको क्लियर हो गया दैट्स गुड. एक बार और किसी ने कहा कि सर आप सेकेंड पैराग्राफ रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ. क्या होता था, कभी कभी क्या होता था कि जो अपन ने एक बड़ा पत्थर लिया और इस बड़े पत्थर को अपन ने काट करके उससे कोई आर्ट बना लिया. अब उस बड़े पत्थर से तो आर्ट काट करके निकाल लिया, अब उसका कुछ वेस्ट बचा. अब उस वेस्ट के अंदर से भी अपन ने कुछ और क्राफ्ट निकाल के बना लिया. देन व्हाट हैपेंड, अब जो बिल्कुल ही बेकार हो गया, अब वो स्टोन जो बिल्कुल ही बेकार हो गया, अब जिससे कुछ भी नहीं बन सकता, वो मिनिएचर जो लेफ्ट हुए, यानी कि जो बहुत छोटे टुकड़े जो जिनसे कुछ भी नहीं बन सकता, उनको क्या है उसी जगह पे छोड़ दिया जाता था जहाँ पे वो उस पत्थर से उन्होंने क्राफ्ट बनाया. तो ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं, किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं कि छोटे शहर तो क्राफ्ट का मिनिस्केल मीन्स बहुत छोटे टुकड़े, मैंने बताया ना, बहुत छोटे टुकड़े जिनसे आगे अपन कुछ नहीं बना सकते. जैसे अब इतना सा टुकड़ा छूट गया पत्थर का, तो अब इससे आगे कुछ भी नहीं बन सकता, तो इसको उसी जगह पे छोड़ दे. बहुत छोटे टुकड़े जिनको बोलते हैं. तो ये चीज़ क्या होती है, क्या की गई, ये चीज़ देखी गई कि ये सेंटर्स तो थे ही प्रोडक्शन ऑफ आर्ट के, छोटे शहर थे जो कि सेंटर्स थे, बट उसके अलावा बड़े शहरों के अंदर भी जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है, वहाँ पे भी कई लोग क्या करते थे, आर्ट्स का प्रोडक्शन किया करते थे. गॉट इट? अब समझ में आ गया? क्लियर? चले आगे. ओके, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स. अब क्या स्ट्रेटजीज या क्या नीतियाँ माल प्राप्त करने के लिए, अब मटेरियल्स तो लाना पड़ेगा अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है. सपोज़ करो आपको लाल रंग की ज़रूरत है, तो आपको कार्नेलियन तो मंगवाना पड़ेगा, और कार्नेलियन आपको मिलता है बहुत दूर. आप जिस जगह आप रहते हैं वहाँ से बहुत दूरी के ऊपर वो पाया जाता है. तो क्या किया जाए लाल रंग को बनाने के लिए या मंगवाने के लिए? तो क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या नीतियाँ थी फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स? देखते हैं. एज इट इज़ ऑब्वियस, अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. While some such as clay were locally available, many such as stone, timber and metal had to be procured from outside. Outside the alluvial plain, the terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes, riverine routes along the Indus and its tributaries, as well as coastal routes were also probably used. तो अब मटेरियल्स, अब जैसे कि अपन ने देखा है ये छोटी मोटी चीज़ जो है, जैसे कि पहली बात तो कई प्रकार के कच्चे माल रॉ मटेरियल यूज़ होता था, और आज भी होता है. जब भी अपन कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं तो कई प्रकार के, अब अपने को जैसे कई प्रकार के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर अपन एक ड्राइंग भी बनाते हैं, एक ड्राइंग के अंदर एक सीनरी भी बनाते हैं, तो उसके अंदर अपने को पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, रबर की ज़रूरत पड़ती है, कलर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो उस टाइम भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी रॉ मटेरियल्स की, कि जो आर्ट जो वो बनाने जा रहे हैं वो कंप्लीट किया जा सके. सो जैसा कि क्लियर है, ऑब्वियस मीन्स क्लियर है कि जो आर्टिफैक्ट का प्रोडक्शन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल का प्रयोग होता था.
हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि मिट्टी हो गया, जो कि लोकली अवेलेबल है, मिट्टी हर जगह अवेलेबल थी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। सिमिलरली कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी और मेटल, ये क्या था, ये जो एलुवियल प्लेन है इसके बाहर के मैदानों से मंगाने पड़ते थे। एलुवियल प्लेन के तो अब अगर आपने 9th और 10th की में ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एलुवियल प्लेन क्या होते हैं। एलुवियल प्लेन्स क्या होते हैं, मतलब इनको ये एलुवियल प्लेन्स के दूसरी तरफ से मंगानी पड़ती थी। मेटल की चीज़ें जैसे धातु हो गया, कॉपर वगैरह जो हो गया, या कोई पत्थर हो गया, या कोई लकड़ी हो गई। तो सबसे पहली चीज़ तो एलुवियल प्लेन्स क्या है। इंडिया के अंदर अभी एट प्रेजेंट, उस समय तो पाकिस्तान भी अपने इंडिया के अंदर था, और ये सारा सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर इंडस के आसपास ही हो रहा था। अभी एट प्रेजेंट जो अपना एलुवियल प्लेन्स हैं वो कहाँ पे हैं, इंडिया के अंदर। उस समय भी थे। एलुवियल प्लेन्स जो अपने सबसे बेस्ट प्लेन्स हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स मीन्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो यूपी वाला जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, वो एट प्रेजेंट क्या है, एलुवियल प्लेन्स कहलाते हैं। क्योंकि वो एलुवियल क्या है, एलुवियल एक फर्टाइल, सबसे फर्टाइल सॉइल होती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। तो रिवर इंडस के पास भी क्या था, एलुवियल रीजन था। क्यों, क्योंकि रिवर के पास ही ऐसे रीजन होते हैं। बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं उनके आसपास का जो एरिया होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे सॉइल बहुत अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए, उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस सॉइल को क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो उसी के नाम से इसको एलुवियल रीजन यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। तो एलुवियल रीजन के बाहर से ये सारी चीज़ों को ये मंगवाते थे। मिट्टी तो अवेलेबल हो जाती थी लोकली, बट जो चीज़ लोकली अवेलेबल नहीं हो पाती थी वो सारी चीज़ें क्या है, ये दूसरी जगह से मंगाते थे। और यहाँ पे लिखा है एलुवियल प्लेन्स के दूसरी तरफ से, यानी कि अगर ये लोग एलुवियल प्लेन के इस साइड रहते हैं तो, और कोई लोग जहाँ पे ये चीज़ जैसे कॉपर वगैरह है एलुवियल प्लेन के इस साइड है, तो ये वाले लोग इस साइड से एलुवियल सॉइल को मंगाएंगे, एलुवियल को सॉइल को क्या, सॉरी कॉपर को मंगाएंगे, या जो भी मटेरियल इनको चाहिए होगा वो ये मंगाएंगे। और कैसे मंगाएंगे उसका भी अपने को कैसे पता चला कि भाई उस समय बसेस तो होती थी, कार्स भी नहीं होते थे, ना प्लेन्स होते थे, ना ट्रेन्स होती थी। उसका कैसे पता चला, द टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वॉज वन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड। जो टेराकोटा मॉडल का जो एक बुलक कार्ट का आर्ट बनाया हुआ खिलौना या आर्ट या मॉडल मिला है, उससे ये पता लगता है कि जो बैलगाड़ी थी उस समय लोगों के लिए किसका काम करती थी, ट्रांसपोर्टिंग का काम करती थी। तो ये सारा सामान बैलगाड़ी से लाया जाता था, और लोग भी क्या है, बैलगाड़ी के थ्रू ही क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। रेवरेन रूट्स along the Indus and its tributaries as well as coastal routes were also probably used। और ये माना जाता है कि रिवरराइन रूट्स यानी कि नदी के रास्ते भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, सामान लाया करते थे, सामान ले जाया करते थे। और कभी कभी ये समुद्र तट से भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। और इसीलिए ट्रैवल किया करते थे कि सामान को लाना है, ले जाना है, लोग इधर से उधर जाते थे, सामान लेकर के आते थे। तो ये क्या था, ये चीज़ अपन ने देखी, दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, यानी कि माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ कि कैसे माल प्राप्त किया जाए। समझ में आया? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई डाउट है? यस, क्या डाउट है बेटा? कोई डाउट है?
आपका नाम नहीं है B1 समथिंग लाइक। ओके, क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े, रिपीट। ओके, रहना, ये जो पैराग्राफ है जो मैंने बताया स्ट्रेटजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स। अब मटेरियल्स को कैसे प्राप्त किया जाए, तो कोई सा भी क्राफ्ट बनाने के लिए, कोई सा भी आर्ट बनाने के लिए क्या था, कई तरह के मटेरियल्स यूज्ड होते थे। मिट्टी तो अपने को लोकली मिल जाती थी, बट जो दूसरा सामान था जैसे लकड़ी हो गई या मेटल हो गया, या मेटल के अंदर कोई भी चीज़ होगी, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, या आपको टिम्बर लकड़ी मंगवानी है, तो ये सब चीज़ें लोकली नहीं मिल पाती थी। जैसे अच्छी लकड़ी मंगानी है, जैसे आज आपको कोई बहुत बड़ा अच्छा सामान मंगवाना है, तो अगर आप सागवान की लकड़ी यूज़ करते हैं तो सागवान अजमेर में नहीं होता है। ये जो फर्नीचर वाले हैं इसको या तो पहले से मंगा के रखते हैं, या अपन जब ऑर्डर देते हैं तब मंगवाते हैं बाहर से दूसरी जगह से। तो ये क्या चीज़, लोकली मिट्टी तो अवेलेबल थी, बट दूसरे मटेरियल्स बाहर से मंगाना पड़ता था। और बाहर से कहाँ से मंगाना पड़ता था, एलुवियल प्लेन्स जो थे उसके दूसरी साइड से, यानी कि बीच में एलुवियल प्लेन्स थे जो कि हर नदी के पास में होते हैं, जो कि बेस्ट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर कहाँ पे है, और बड़ी बड़ी नदियों के पास का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एलुवियल सॉइल का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ पे होती है। जैसे अपने यूपी का जो पूरा एरिया है ये एलुवियल, यहाँ पे पूरी तरह एलुवियल सॉइल है, और इसीलिए वहाँ पे क्या है, सॉइल फर्टाइल है, इसीलिए देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसी स्टेट में है, यूपी में। तो ये लोग भी उसी जगह बसते थे जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके, जहाँ की सॉइल अच्छी हो। तो अब इनको सामान मंगाना पड़ता था किस जगह से, दूसरे शहरों से। अब दूसरे शहर कहाँ होंगे, जहाँ पे एलुवियल सॉइल ख़त्म होगी उसके बाद ही दूसरे शहर स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो भी नदी के दूसरी तरफ या और बहुत दूरी के ऊपर बसे हुए होंगे। तो अब वहाँ से मंगाने के लिए अपने पास जो इंडिकेशन मिलता है कि वो कैसे मंगाते थे, तो बैलगाड़ी के जो बुलक कार्ट्स के जो मॉडल्स अपने को मिले हैं वो ये बताते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलक कार्ट को, या जो कि बैलगाड़ी कहलाती है, उसका यूज़ में लिया जाता था। लोग उससे इधर से उधर जाते थे और वो एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ में ली जाती थी। और साथ ही में कई बार रिवेरियन रूट्स, यानी कि नदी के रास्ते भी जाया जाता था, और हो सकता है कि कोस्ट का भी इस्तेमाल करते हो, यानी कि समुद्री तट से, यानी कि समुद्र के रास्ते से भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गॉट इट? क्लियर? अब एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया रहना? इट इज़ क्लियर टू यू? Okay, in the next class we will see the another topic. We will go through the another topic. अपन बहुत स्लो चल रहे हैं हिस्ट्री के अंदर. It is a very long chapter. Okay, anyway, thank you and have a good day. We will meet in a political class, in a political science class that will be at 10 o'clock. Okay.